हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में बेटा हमने डिस्कस करना है कंपनसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट बेटा जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, छंटनी। तो पहले हम रिट्रेंचमेंट का बेटा मीनिंग करेंगे। रिट्रेंचमेंट क्या होता है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिट्रेंचमेंट का बेटा मतलब है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन होता है समाप्त करना, कर्मचारी की सेवाओं को जब उसके एम्प्लॉयर के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है तो उसे बेटा रिट्रेंचमेंट बोलते हैं। इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं रिट्रेंचमेंट के? ड्यू टू क्लोजर ऑफ बिजनेस। हाँ जी बेटा, यदि एम्प्लॉयर ने अपना बिजनेस ही क्लोज कर दिया हो। कई बार बेटा बिजनेस के अंदर मंदा आ जाता है, रिसेशन आ जाता है, जिसकी वजह से बिजनेस को बंद करना कंपलसरी हो जाता है। जैसे अभी कोविड-19 का पीरियड चल रहा है, तो कोविड-19 के पीरियड में बहुत सारे बिजनेस बेटा फेल हो गए, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई। तो उन कंपनियों को मजबूरी में अपने एम्प्लॉयज़ का रोजगार छीनना पड़ा। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को, जब उन्होंने अपना बिजनेस ही बेटा वाइंड अप कर दिया, तो एम्प्लॉयज़ को रख के क्या करेंगे? तो उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ का क्या करना पड़ गया? रिट्रेंचमेंट। ठीक है जी। अच्छा, और बेटा क्या रीज़न हो सकता है? ड्यू टू सरप्लस स्टाफ इन द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी बेटा, इसका क्या मतलब है? कई बार किसी संस्था के अंदर जितने एम्प्लॉयज़ की बेटा रिक्वायरमेंट है, यदि उससे ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो कंपनी क्या करेगी? उन कर्मचारियों की छँटनी कर देगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी है, उसके अंदर 200 एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, बट उस कंपनी को लगता है कि हमारा 170 एम्प्लॉई से काम चल सकता है। ठीक है जी। कंपनी ने कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है, कोई नई मशीनें कंपनी लाई है, जिसकी वजह से कंपनी का ज़्यादा काम मशीनों के ज़रिए होगा और लेबर फोर्स की कंपनी को रिक्वायरमेंट कम है। तो उस केस में कंपनी बेटा क्या करेगी? अपने एम्प्लॉइज़ की छँटनी कर देगी। ठीक है जी। 200 एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट 170 की है, तो 30 कर्मचारियों को जॉब से हटा दिया जाएगा। तो एक रीज़न बेटा ये भी हो सकता है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू लेबर सेविंग मशीनरी। कंपनी ने कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई नई मशीनरी लगाई है, जिससे कंपनी को लेबर लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्यूचर में। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट, ड्यू टू फाइनेंशियल बर्डन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। एक तीसरा रीज़न बेटा ये भी हो सकता है, कई बार कंपनी ने स्टाफ तो रख लिया अपने बिजनेस को चलाने के लिए बहुत बड़ा, बट कंपनी उनकी सैलरी नहीं दे पा रही। कंपनी को लगता है कि हमारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो उस केस में कंपनी ने क्या किया, कुछ एम्प्लॉयज़ को बेटा जॉब से हटा दिया। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है, अपने फाइनेंशियल बर्डन को रिड्यूस करने के लिए भी एम्प्लॉयज़ की क्या की जा सकती है? रिट्रेंचमेंट। तो बेसिकली रिट्रेंचमेंट जो की जाती है, उसके पीछे बेटा 3 मेजर रीज़न है। फर्स्ट क्या है? ड्यू टू क्लोज़र ऑफ बिज़नेस। जब कोई एम्प्लॉयर या जब कोई कंपनी अपना बिज़नेस क्या कर देती है? क्लोज़ कर देती है। दूसरा, जब किसी कंपनी के अंदर आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हो जाएँ, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा कर्मचारी अगर उस संस्था में काम कर रहे हैं, तो कंपनी सरप्लस एम्प्लॉइज़ को हटा देती है। और तीसरा बेटा अपने फाइनेंशियल बर्डन को रिड्यूस करने के लिए। चलिए, अच्छा, रिट्रेंचमेंट में क्या-क्या शामिल नहीं होता? हाँ जी बेटा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। रिट्रेंचमेंट में यदि कोई कर्मचारी अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेता है, रिट्रेंचमेंट में बेटा अगर कोई कर्मचारी अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेता है, उसको शामिल नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, रिट्रेंचमेंट हमेशा कौन करता है? एम्प्लॉयर। ठीक है जी। अपनी इच्छा से जब कोई कर्मचारी संस्था को छोड़ के जाता है, तो उसको वॉलंटरी रिटायरमेंट बोलते हैं, और वो इस पॉइंट में कवर नहीं होगा रिट्रेंचमेंट में। अच्छा, और कौन सा पॉइंट कवर नहीं होता रिट्रेंचमेंट के अंदर? एक तो बेटा ये हो गया। एक बेटा हमारा ये पॉइंट है, रिटायरमेंट ऑफ वर्कर ऑन रीचिंग द सुपर एनुएशन एज। जब किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट की एज आ जाए। हाँ जी बेटा, जब किसी कर्मचारी ने अपने ईयर्स कंप्लीट कर लिए हों, जैसे मान लीजिए किसी संस्था के अंदर रिटायरमेंट की एज 60 ईयर्स है, और कंपनी और कर्मचारी ने वो बेटा 60 साल की एज कंप्लीट कर ली है। ठीक है जी। तो उसकी रिटायरमेंट होना स्वाभाविक है, रिटायरमेंट कंपनी को उसे देनी है, बट ये रिट्रेंचमेंट में नहीं आएगा। ठीक है जी। रिट्रेंचमेंट में बेटा ये वाला सेकंड पॉइंट भी कवर नहीं होगा। और तीसरा, यदि किसी कर्मचारी का स्वास्थ्य खराब है, इल हेल्थ। हाँ जी बेटा, यदि कोई कर्मचारी है जिसका पुअर हेल्थ की वजह से उसको जॉब छोड़नी पड़ी, ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट भी रिट्रेंचमेंट में कवर नहीं होगा।
ये बेटा हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन अराइज बेटा ये होता है कि रिट्रेंचमेंट जब किसी कर्मचारी की जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा, तो उसे बेटा अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 कंपनसेशन देना मैंडेटरी है। जब भी किसी कर्मचारी को सेवा मुक्त किया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट उस कर्मचारी को कुछ अमाउंट क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है। तो उस क्षतिपूर्ति के अमाउंट का बेटा क्या करेंगे? क्या वो अमाउंट सैलरी हेड में टैक्सेबल है या एग्जम्प्ट है? तो ये बेटा हमने आज डिस्कस करना है। चलिए, हाँ जी बेटा देखिए, तो अब हमने बेटा बात करनी है कंपनसेशन क्या होती है, कंपनसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट। हाँ जी, तो क्या लिखता है? द एम्प्लॉइज हुज सर्विसेज आर टर्मिनेटेड, जिन भी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई हैं। समाप्त करने का मतलब जिनकी रिट्रेंचमेंट की गई है, आर फाइनेंशियली कंपनसेटेड बाय द एम्प्लॉयर, उनको बेटा एम्प्लॉयर जो है फाइनेंशियली क्या देता है? कंपनसेशन। ठीक है जी, एक अच्छे भले आदमी को जो ठीक ठाक रोजगार कर रहा था, यदि आप उसको बेरोजगार कर देते हो, तो सरकार ये कहती है कि उसको क्षतिपूर्ति देना जरूरी है। ठीक है जी, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस कर्मचारी को जो क्षतिपूर्ति की राशि मिलेगी उसके ऊपर टैक्स लेगा या नहीं लेगा, उसके क्या रूल्स हैं? हाँ जी बेटा, ये अमाउंट बेटा पार्शली टैक्सेबल है। जितना कंपनसेशन रिसीव हुआ कर्मचारी को, उसमें से एग्जम्प्टेड अमाउंट बेटा हम माइनस कर देंगे। अब एग्जम्प्टेड अमाउंट बेटा कैसे निकालना है? एग्जम्प्टेड अमाउंट निकालने के लिए हमारा जो सेक्शन है 1010B, इसके प्रोविजंस बेटा एप्लीकेबल होंगे। ठीक है जी, तो सेक्शन 1010B क्या कहता है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट विल बी एग्जम्प्टेड। यहाँ पे बेटा तीन अमाउंट बताऊंगा मैं आपको, तीनों में जो सबसे कम अमाउंट होगा वो एग्जम्प्ट होगा। फर्स्ट क्या है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। सेकंड बेटा स्टैट्यूटरी लिमिट या मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख। और थर्ड है बेटा 15/30 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी और मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ सर्विस। अब लेंथ ऑफ सर्विस में बेटा ध्यान रखना है, हाँ जी बेटा, लेंथ ऑफ सर्विस में पीरियड एक्सीडिंग 6 मंथ्स, 6 महीने से अधिक की अवधि को फुल ईयर मानना है। पीरियड एक्सीडिंग 6 मंथ्स विल बी ट्रीटेड एज फुल ईयर। ठीक है जी, जैसे मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने 25 साल और 7 महीने सर्विस की है, 25 ईयर 7 मंथ्स की सेवाएं देने के बाद एम्प्लॉयर ने उसको रिट्रेंच किया है, तो उसकी छटनी कर दी, तो इसको 26 ईयर्स बेटा लेंगे। ठीक है जी, चलिए अब एवरेज सैलरी और सैलरी में बेटा क्या क्या लेना है उसको ध्यान से देखिएगा। सैलरी में बेटा जो हम लेंगे इसमें, सैलरी में आपको क्या क्या लेना है? सैलरी में बेटा एक तो लेंगे बेसिक पे, एक बेटा आपको लेना है डीए प्लस ऑल अलाउंसेस। हाँ जी बेटा, प्लस फीस प्लस कमीशन प्लस वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस प्लस गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी। हाँ जी बेटा, ये सब आएगा। और कोई भी ऐसी फैसिलिटी जिसको मॉनिटरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। हाँ जी बेटा, एनी फैसिलिटी विच इज बीइंग कैपेबल ऑफ एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स, ये बेटा हमने इसमें लेना है। क्या क्या नहीं लेना, अब वो सुनिएगा ध्यान से, जो मेन बातें हैं, जो क्या क्या इसमें इंक्लूड नहीं करना। हाँ जी बेटा, एक तो आपको ध्यान रखना है, कंपनसेशन और रिट्रेंचमेंट के केस में बेटा बोनस नहीं लेना। बोनस, बोनस को नहीं लेना। एक बेटा आपको ध्यान रखना है, ग्रेचुटी,
ग्रेचुटी का अमाउंट बेटा नहीं लेना। एक बेटा कोई भी किसी भी तरह का कोई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड हो जिसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो, एनी कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टुवर्ड्स रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। हाँ जी बेटा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। वो रिटायरमेंट बेनिफिट बेटा कोई पेंशन फंड भी हो सकता है या कोई प्रोविडेंट फंड भी हो सकता है। किसी भी तरह का रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम में एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया पैसा वो भी नहीं लेना। तो आपको लेना क्या क्या है? हाँ जी बेटा, एक तो बेसिक पे, एक आपको डीए, ऑल अलाउंसेस, फीस, कमीशन, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल, प्लस एनी फैसिलिटी विच इज बीइंग कैपेबल ऑफ एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है जी। और क्या क्या नहीं लेना? एक बेटा बोनस नहीं लेना आपको, ग्रेचुटी नहीं लेनी, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन रिटायरमेंट बेनिफिट्स की। अब बेटा यहाँ पे एवरेज सैलरी लिखा है, अब एवरेज सैलरी का क्या मतलब है उसको ध्यान से समझिए। हाँ जी बेटा, एवरेज, जैसे हम ग्रेचुटी में कितने मंथ्स का बेटा एवरेज लेते थे? 10 मंथ्स का। ऐसे ही बेटा जब हमने लीव सैलरी या इनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव का पॉइंट किया उसमें भी हम एवरेज सैलरी लेते हैं, तो 10 मंथ्स। यहाँ पे बेटा एवरेज सैलरी जो लेनी है, अगर कर्मचारी को जो सैलरी है, पहले तो आपको ये देखना कर्मचारी को सैलरी कैसे मिलती है, मंथली सैलरी मिलती है या वीकली वेजेस या वीकली सैलरी मिलती है या डेली वेजेस मिलती है। यदि उसको मंथली वेजेस या मंथली सैलरी मिलती हो तो 3 महीनों का बेटा एवरेज लेना है, लास्ट 3 मंथ्स का एवरेज। लास्ट 3 मंथ्स का मतलब जिस महीने में कर्मचारी को सेवा मुक्त किया गया है उससे पहले के जो 3 कंप्लीट मंथ्स बनते हैं, उन 3 महीने की सैलरी का एवरेज। हाँ जी बेटा। और अगर वीकली है, वीकली वेजेस के केस में लास्ट 4 वीक्स, अगर उसको वीकली सैलरी मिलती है, बहुत सारी संस्थाएं अपने कर्मचारियों को मंथली सैलरी देने की बजाय साप्ताहिक मजदूरी देती हैं, वीकली वेजेस, तो उस केस में बेटा लास्ट 4 वीक्स का एवरेज लेना है। ठीक है जी। और डेली वेजेस, डेली अगर किसी को, डेली अगर कोई कर्मचारी दिहाड़ी पे काम करता है यानी कि डेली वेजेस वाला एम्प्लॉई है, तो उस केस में लास्ट 12 डेज, लास्ट के बेटा जो 12 दिन है, 12 दिनों का बेटा एवरेज लेना है, लास्ट 12 फुल वर्किंग डेज। ठीक है जी। हालांकि हमारी बुक में जो सम दिए हुए हैं उसमें वीकली वेजेस और डेली वेजेस वाले बेटा सम नहीं दिए गए, तो हमारा ज़्यादा फोकस किस पे रहेगा? मंथली सैलरी पे। थ्योरी में अगर आ जाता है तो बेटा ये तीनों बातें आपको लिखनी पड़ेंगी, बट अभी जब हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करेंगे या जो हम न्यूमेरिकल सम करेंगे उसमें हमारा जो पॉइंट है हमें ये वाला मिलेगा। ठीक है। देखो बेटा इसको कैसे करेंगे, इसको समझने के लिए हम एक सम ले लेते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए पढ़िए इस सम को। इस समय बेटा क्या कहता है? पढ़ो बेटा इस सम को। मिस्टर राजेश, मिस्टर राजेश कौन है? एक कर्मचारी है जो किसी एक क्लरिकल, हाँ जी बेटा, मिस्टर राजेश जो है वो एक क्लर्क है और किसी मिल के अंदर काम करता है यानी कि प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई है। सिंस 1 सितंबर 2005 ही इज गेटिंग 16,000 पर मंथ, तो बेटा उसको सैलरी मिल रही है। 4,000 पर मंथ उसको क्या मिल रहा है? डीए। ठीक है बेटा, डीए कैसा भी हो वो हम कंपनसेशन ऑफ रिट्रेंचमेंट में बेटा लेंगे। अच्छा, कब से उसको मिल रहा है? सिंस 1 अप्रैल 2018 हिज सर्विसेज वर टर्मिनेटेड, उसकी बेटा सेवाएं समाप्त कर दी गई। किस वजह से? रिट्रेंचमेंट, उसके एम्प्लॉयर ने, हाँ जी बेटा, उसके एम्प्लॉयर ने उसको जॉब से हटा दिया। ठीक है जी। कौन सी डेट को? 1/7/19 को, 1 जुलाई 2019 को, एंड वाज पेड, उसको बेटा 3 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में मिले।
तो हमें क्या कंप्यूट करना है, कंप्यूट हिज एग्जम्प्टेड अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटा हम हेडिंग डाल लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एग्जम्प्टेड अमाउंट। ठीक है जी, एग्जम्प्टेड अमाउंट निकालने के लिए बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला पॉइंट बेटा हमारा था एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव हुआ बेटा, 3 लाख। हाँ जी बेटा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड के बाद स्टैट्यूटरी लिमिट, स्टैट्यूटरी लिमिट बेटा हमारी कितनी है, ₹5 लाख। और थर्ड पॉइंट बेटा जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 15/30 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ सर्विस। हाँ जी बेटा, अब देखिएगा ध्यान से, ये तो बेटा 15/30 एज इट इज़ लिख दीजिए। हाँ जी बेटा, एवरेज सैलरी बेटा हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इसको अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसकी जगह फिल इन द ब्लैंक्स डाल देता हूँ। और लेंथ ऑफ सर्विस बेटा चेक कर लेते हैं। वो इस ऑर्गेनाइजेशन में 1 सितंबर 2005 से काम कर रहा है। और कब तक काम किया बेटा उसने, 1 अप्रैल, सॉरी, 1/7/19 तक। हाँ जी बेटा, 1 जुलाई 19। तो 1 सितंबर 2005 से पहले 1 सितंबर 2018 तक 13 साल तो बेटा वो हो गए, 13 ईयर। और 13 ईयर के बाद ये बेटा बनेंगे 13 ईयर्स और 10 मंथ्स बेटा बन जाएंगे। हाँ जी बेटा, 13 ईयर्स और 10 मंथ्स का गैप बन रहा है। कहाँ से कहाँ तक देखना है, इस डेट से जब से वो जॉब कर रहा है और जिस दिन उसकी रिट्रेंचमेंट हुई। हाँ जी बेटा, तो गैप क्या बन रहा है, लेंथ ऑफ सर्विस बन रही है 13 ईयर्स और बेटा लगभग 10 मंथ्स। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताइए, 13 ईयर्स 10 मंथ्स है तो इसको कितने ईयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ जी बेटा, 14 ईयर्स, क्योंकि 10 मंथ्स को बेटा 1 ईयर कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लेंथ ऑफ सर्विस में लिख रहा हूँ इंटू 40। तो अब बेटा हमारा एक पॉइंट बचा एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी के लिए बेटा हम डिफरेंट कलर चूज करेंगे, रेड कलर। चलिए, एवरेज सैलरी बेटा कैसे निकालनी है, एवरेज सैलरी के लिए हमें रिट्रेंचमेंट से पहले के 3 महीनों की बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, फीस, कमीशन, जो जो आपको लिखवाया था उसमें से देखो क्या क्या है यहाँ। एक तो बेटा यहाँ तो सिर्फ सैलरी है और डीए है, तो हम क्या करते हैं, हाँ जी बेटा, एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी बेटा कैसे निकालेंगे, 3 महीनों की बेटा बेसिक पे ले लीजिए, 16,000 इंटू 3, डी ए, डी ए बेटा 4,000 इंटू 3। ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय 3। तो एवरेज आ जाएगा बेटा 48,000 प्लस 12,000, 60,000 बाय 3। हाँ जी बेटा, 20,000 हमारी बेटा क्या आ गई, एवरेज सैलरी। तो 20,000 को बेटा मैं यहाँ पुट कर दूँ, लो जी बेटा कर दिया 20,000। अब बेटा इसको कैलकुलेट करते हैं हम, देखिए कितना बनेगा। ये जो हम अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं थर्ड पॉइंट का, हाँ जी बेटा, दिस अमाउंट इज कैलकुलेटेड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। हाँ जी बेटा, थर्ड पॉइंट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं एज पर सेक्शन, आई थिंक 25F है, एज पर सेक्शन 25F ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। हाँ जी बेटा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आएगा यहाँ पे। हाँ जी बेटा, 15 से ये 30 कैंसिल कर देते हैं और 2 से बेटा ये, तो ये बेटा हमारा आ रहा है 1,40,000।
अब बेटा इन तीनों में चेक करते हैं विच एवर इज लेस, 3 लाख, 5 लाख और 140। हाँ जी बेटा, तीनों में जो विच एवर इज लेस अमाउंट बनेगा वो बेटा हमारा एग्जम्प्टेड अमाउंट आएगा। तो एग्जम्प्टेड अमाउंट बेटा हमारा कितना हो गया, 140। दिस इज द एग्जम्प्टेड अमाउंट। अब हम निकालते हैं टैक्सेबल। वैसे टैक्सेबल अमाउंट इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट अगर पूछा हो तो टैक्सेबल अमाउंट बेटा कैसे कैसे निकालेंगे बताइए। अमाउंट रिसीव्ड 3 लाख रुपये रिसीव हुए, माइनस 1,40,000 बेटा एग्जाम्प्ट हो गए, तो टैक्सेबल अमाउंट हमारा बनेगा 1,60,000 एंड दिस अमाउंट विल बी इंक्लूडेड इन द सैलरी हेड। बताओ बेटा, ठीक है जी। तो आज की क्लास को बेटा हम यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सैलरी हेड के न्यूमेरिकल्स करेंगे। सारे पॉइंट्स हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है जी, चलिए, गुड बाय।